हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस कक्षा में हम संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे जो क्लास 2 में है और इसका टॉपिक है वर्ण परिचय संज्ञा प्रकरण। एक क्लास इसकी हो चुकी है, अब ये सेकेंड क्लास है। तो इसमें हम कुछ सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसमें सबसे पहला है हलन्त्यम। हलन्त्यम क्या होता है? पाणिनि आदि आचार्यों के द्वारा उपदिष्ट धातु सूत्र आदि में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। अब ये अंतिम हल क्या होता है? जैसे कि मैंने इसके पहले वाली क्लास में आपको प्रत्याहार बनाना सिखाया था कि कैसे हम प्रत्याहार बनाते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। एक है यहाँ पर अण, ठीक है। अण क्या है? प्रत्याहार है। तो अण में क्या क्या वर्ण आता है? ऐ उण, ठीक है। जो माहेश्वर सूत्र था उसका जो पहला सूत्र है ऐ उण। तो ऐ उण में क्या क्या आता है? आ, ई, उ, अणा। तो ये जो लास्ट वाला वर्ण है हल, इसमें क्या कहा? हल व्यंजन की इत संज्ञा होती है। अब इसमें हल व्यंजन कौन सा है? अड़ा है ना। तो अड़ा का क्या हो जाएगा? इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोपः से लोप हो जाएगा। एक साथ दो लगते हैं सूत्र। हलन्त्यम से क्या होता है? हलन्त्यम से अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन इस प्रकार कि हलन्त्यम से क्या होता है? तो हलन्त्यम से हल जो होता है अंतिम हल की इत संज्ञा होती है, ठीक। तो इस तरह इत संज्ञा होकर जो दूसरा सूत्र इसमें लगता है तस्यः लोपः, अभी आगे आएगा तस्यः लोपः। तो इसका क्या हो गया? अणा का लोप हो गया। अब इसमें कौन सा वर्ण बचा? आ, ई, उ, ठीक। 3 वर्ण बचे। इसके बाद हम सेकंड देखेंगे अदर्शनम लोपः। प्रसक्तस्यादर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। किसी भी प्राप्त वर्ण आदि के न दिखाई पड़ने पर सुने जाने को लोप कहते हैं, ठीक। कि जैसे एक वर्ण ले लीजिए। वर्ण क्या, पूरा का पूरा हम एक प्रत्याहार ले लेते हैं। जैसे कि हैवरट में हट करके आएगा। तो इसमें जो पहला एक वर्ण है हा, तो हा देखिए, हैवरट जो सूत्र होता है इसमें जो हा होता है, हा में अगर इसको हलन्त करेंगे तो इसमें से क्या निकलेगा? आ निकलेगा। तो ये जो ह है उसमें आ छिपा हुआ है, ठीक। वो केवल उच्चारण में हम प्रयोग करते हैं। ह में मतलब किसी भी व्यंजन जो पूर्ण व्यंजन होता है इसमें स्वर मिला हुआ होता है, तो स्वर क्या होता है? एक उच्चारण मात्र के लिए होता है और उसका लोप हो गया होता है। वही इसमें कह रहे हैं कि किसी भी प्राप्त वर्ण आदि के न दिखाई पड़ने पर सुने जाने को लोप कहते हैं, ठीक। केवल सुनाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो यही होता है अदर्शनम लोपः। इसके बाद देखिए, मैंने अभी आपको बताया ना कि आगे वो सूत्र आएगा। तो ये जो हलन्त्यम है इसका कनेक्शन जो है तस्यः लोपः से है। तस्यः लोपः से है। किस तरह है? क्योंकि जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसी का तस्यः लोपः से लोप हो जाता है, ठीक। इत संज्ञा हुई नहीं कि उस वर्ण का लोप हुआ। तो यहाँ पर देखिए, तसेतो लोपः स्यात् णादयो अणाद्यर्थाः। जिन वर्णों की इत संज्ञा होती है उनका लोप हो जाता है, ठीक। किस सूत्र से होता है? तस्य लोपः। एग्जाम में पूछा जाएगा कि लोप किस सूत्र से होता है? तस्य लोपः से होता है, ठीक। अब इसके बाद देखिए 4th नंबर एग्जाम्पल देख लीजिए थोड़ा सा, कि जैसे कि अयुड़ आदि सूत्रों में अड़ाद जो लास्ट वाला होता है उसकी इत संज्ञा होने पर लोप हो जाता है, ठीक। तो ये जो
अण आदि प्रत्याहार बनाने के साधन है। अड़ा क्या है? अड़ा को इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि इससे प्रत्याहार बनाया जाता है। ठीक, माना कि इसका लोप कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी इसको रखा जाता है क्योंकि प्रत्याहार बनाने की ये काम आता है। इसके बाद 4th नंबर है आदिर अंतेन संहिता। इससे क्या होता है? अन्य अन्त्येनेता सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात् यथा अणिति अयु वर्णानाम संज्ञा एवमच हल अलित्यादयः अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ। ठीक, जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण होता है उसके साथ आदि वाला वर्ण। आदि मतलब क्या होता है? कि जो पहले आया हुआ वर्ण होता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर अण, यहाँ पर अणा को हलंत कर दीजिएगा। अण कहने से आयु वर्णों की संज्ञा होती है। चलिए आपके लिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अक लेते हैं। अक प्रत्याहार में क्या क्या वर्ण आता है? आ, ई, उ, री, अलरी, ठीक, और क। लेकिन जो क होता है उसका तो लोप हो गया तस्य लोपः से, तो अक प्रत्याहार में 5 वर्ण रह गए। लास्ट का लोप हो गया तो रह कितने गए? 5 वर्ण रह गए। तो ये क्या कह रहा है? आदिर अंतिम संहिता कहता है, ये सूत्र कहता है कि अंतिम इत संज्ञक वर्ण जो होता है उसके साथ आदि मतलब पहले वाला वर्ण जो होता है अपनी और बीच के सभी वर्णों की प्रत्याहार संज्ञा करता है। मतलब ये प्रत्याहार संज्ञा बनाता है। कौन? पहला और लास्ट वाला वर्ण, मतलब आ और का ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? प्रत्याहार संज्ञा बनाते हैं। लेकिन इसमें बचता क्या है? आ, ई, उ, रील, री, और लास्ट वाला वर्ण जो होता है तस्या लोपा से उसका लोप हो जाता है। इसके बाद देखिए 5वां, उकालो अंजस्व दीर्घ प्लुतः उच्च कश्च कश्चश्च वह वाम काल इव कालो यस्य सो अचक्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात् स प्रत्येकाम उदात्तादि भेदेन त्रिधा। इसको मैंने कल आपको पढ़ाया हुआ था, मतलब इसके पहले वाली जो क्लास थी उसमें आपको पढ़ाया हुआ था कि एक मात्रा जो होता है वो ह्रस्व होता है, 2 मात्रा वाले दीर्घ होते हैं, 3 मात्रा वाले प्लुत कहे जाते हैं। तो इसमें देखिए छोटा ऊ है, छोटा ऊ दिया है ना, तो छोटा ऊ से ह्रस्व हो गया, बड़ा ऊ से दीर्घ हो गया, ऊ से क्या हो गया? प्लुत हो गया। संस्कृत में प्लुत का प्रयोग बहुत सारे होता है। तो उकार के तुल्य जिस स्वर का उच्चारण काल होता है वह क्रमशः ह्रस्व दीर्घ प्लुत होता है। अर्थात एक मात्रा वाला ये जो ऊ है, छोटा ऊ, ये क्या है? एक मात्रिक है, इसलिए ये ह्रस्व हो गया। 2 मात्रिक है, दीर्घ हो गया। 3 मात्रिक है, प्लुत हो गया। ठीक, प्रत्येक स्वर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद के 3 प्रकार हैं। ठीक, स्वर में क्या होता है? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जो होता है ये तीनों भेद समाहित होते हैं। अब ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित क्या होता है आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ये समझ में आ गया ना? 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा, मतलब ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब हम आगे उदात्त, अनुदात्त, स्वरित की बात करेंगे। हालांकि ये आभ्यंतर प्रयत्न के पाठ हैं, ठीक है, आगे देखेंगे हम। उच्चैरुदात्ता, उच्चैरुदात्ता मतलब कंठ तालु आदि स्थानों के ऊपरी भाग के जिस स्वर की उत्पत्ति होती है उसको उदात्त कहते हैं। ठीक, उदात्त किसको कहते हैं? कंठ तालु आदि स्थानों के ऊपरी भाग से जिस स्वर की उत्पत्ति होती है। इसका सूत्र होता है उच्चैरुदात्ता। मतलब जब हम स्वर की मतलब उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो है के ऊपरी भाग से जो स्वर उच्चरित होता है उसको उदात्त कहते हैं। भाग 2 होते हैं, एक ऊपरी भाग, एक निचला भाग। ठीक, तो जो ऊपरी भाग से जो स्वर उच्चरित होता है उसको उदात्त। अगर आप ये याद कर लोगे ये जो है सूत्र, तो आपको इससे ही समझ में आएगा कि
क्या होता है? उच्चैर उदात्तता, मतलब उच्च, ऊंचा बोलना, ऊपर के भाग से बोलना, यही उदात्त होता है। और हाँ, ये बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत, आभ्यंतर नहीं, ये बाह्य प्रयत्न, ये सारे जो है बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। अभी आगे इसकी चर्चा फिर से की जाएगी। और जो नीचे देखिए, इसके बाद देखिए 7 नंबर है नीचैरुदात्तः, मतलब कंठ तालु आदि स्थानों के नीचे के भाग, ऊपर के भाग उच्चैरुदात्तः, मतलब ऊपर का भाग जो है उसको क्या कहते हैं? उदात्त कहते हैं। नीचे के भाग से उच्चरित होने वाला अनुदात्त कहते हैं। ठीक है, तो कंठ तालु आदि स्थानों के नीचे के भाग से जिस स्वर की उत्पत्ति होती है उसे अनुदात्त कहते हैं। इसके बाद 8वां नंबर देखिए, समाहारः स्वरितः। स्वरित क्या होता है? उदात्त और अनुदात्त के बीच का जो होता है उसको स्वरित कहते हैं। स नव विधो अपि प्रत्येकम अनुनासिकत्वा अननुनासिकत्वाभ्याम द्विधा, मतलब उदात्त और अनुदात्त वर्णों के धर्मों का जिस वर्ण से में मेल होता है वह क्या कहलाता है? स्वरित कहलाता है। तालु आदि स्थानों के बीच के भाग, मतलब मध्य भाग से जिस स्वर की उत्पत्ति होती है उसको क्या कहते हैं? हम स्वरित कहते हैं। इसके बाद 9 नंबर देखिए, मुख नासिका वचनो अनुनासिका। मुख सहित नासिका, नासिकयो चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्। अनुनासिक मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। इमंगणा नाम नासिका, यमंगणा नाम जो पंचमाक्षर होता है, देखिए पंचमाक्षर हो गया, और क्या हो गया? अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं? चंद्रबिंदु जो होता है। पंचमाक्षर में क्या आएगा? यमा, अंगा, आड़ा, ना। इसको फिर से इसलिए लाया गया है क्योंकि इसके कुछ भेद भी है जो आपको बताने, इसलिए इसको फिर से इसमें इंक्लूड किया है, क्योंकि उसमें इतना ही बता के आपको छोड़ दिया गया था कि इसमें पंचमाक्षर और चंद्रबिंदु ऐसे वर्ण जो है ऐसे आते हैं ये सब। तो इसमें देखिए कि आई उरी एसाम वर्णनम प्रत्येकम अष्टादश भेदः लिवर्णस्य द्वादशतस् दीर्घाभावात् एचामपि द्वादश तेषाम ह्रस्वभावात्। देखिए, मुख और नासिका, मुंह से और नाक दोनों के सहयोग से बोला जाने वाला वर्ण ही अनुनासिक होता है। मतलब ये जो मैंने पंचमाक्षर बताया, ये मुख और नासिका दोनों से बोला जाता है, चंद्रबिंदु भी। ठीक है, तो अतः आ ई उरी क्या हो गई? ये आई उरी ये हो गए ह्रस्व। ठीक, ये क्या हो गए? ह्रस्व हो गए। री भी इसमें आता है, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए री को साइड पे कर दिया गया है। इसमें से प्रत्येक के 18 भेद होते हैं। कैसे होते हैं 18? देखिए मैं आपको बताती हूँ। इसके भेद 18 इस तरह होते हैं, क्योंकि जो ह्रस्व होता है ये तो ह्रस्व छोटा होता ही है, इसका दीर्घ और प्लुत भी बनता है, मतलब 6 भेद। 6 भेद ह्रस्व के 6 भेद प्लस दीर्घ के 6 भेद प्लस प्लुत के 6 भेद, तो कितना हो गया? टोटल मिलकर 18 हुआ ना। मतलब ह्रस्व में कैसे आता है? उदात्त अनुनासिक, उदात्त अनुनासिक, उदात्त अननुनासिक, अननुनासिक। ठीक, और अनुदात्त अनुनासिक, अनुदात्त अननुनासिक, स्वरित अनुनासिक, स्वरित अनुनासिक और स्वरित अननुनासिक। ठीक, ये कुल 6 हो गए। अब इसी तरह 6 और जोड़ लीजिए, मतलब 12 और जोड़ लीजिए। 12 दीर्घ के जोड़ लीजिए, सॉरी 6 दीर्घ के जोड़ लीजिए और 6 प्लुत के, तो टोटल कितने हो गए? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों के मिलाकर 6 6 12 6 18। ठीक, तो इसमें कितने भेद होते हैं? ह्रस्व के 18 भेद होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए री वर्ण के 12 भेद होते हैं। कैसे 12 होते हैं? क्योंकि जो री होता है इसका दीर्घ नहीं बनता, री हमेशा ह्रस्व में होता है, तो प्लुत का 6 भेद हो गया और री ह्रस्व का वो उसका खुद का 6 भेद हो गया, तो कितना हो गया? 6 और 6 12 हो गए। इस तरह जो है री वर्ण का 12 भेद होता है, यह दीर्घ नहीं होता है।
इसी तरह ए ओ आई औ ये क्या है, ये दीर्घ स्वर हैं। ए ओ आई औ ये दीर्घ स्वर हैं, इसका कभी भी ह्रस्व नहीं होता है। तो जब इसका ह्रस्व नहीं होता है तो प्लुत और दीर्घ ये दोनों मिलाकर 6 12 भेद हो गए। केवल और केवल जो स्वर होता है ह्रस्व स्वर, उसमें भी 4, केवल आ ई उ री इनके ही 18 भेद होते हैं। बाकी के ली के 12 होते हैं और ए ओ आई ओ के भी 12 होते हैं। ठीक है, अभी आगे देखिए। तुल्यास्य प्रयत्न सवर्णम तलवादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्न चेत्येद द्वयम यस्य एन तुल्यम तन्मिथः सवर्णम संज्ञम स्यात्। मतलब देखिए, ताल व अधिष्ठान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों जिस जिस वर्ण के समान होते हैं, ठीक, वे वर्ण परस्पर सवर्ण सवर्णी कहलाते हैं। ठीक, तो इसमें का नंबर में देखिए कि री री वर्ण योर मिथः सावर्ण वाच्यम, ये री और री जो होता है इन दोनों वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। इसमें उच्चारण स्थान के बारे में बताया गया है। हालांकि मैं पहले बता चुकी हूँ उच्चारण स्थान, और स्पेशल एक वीडियो आपको दिया है उच्चारण स्थान का, तो आप वहाँ से भी एक बार पढ़ सकते हो। फिर भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें देखिए, ये सारे सूत्र आप अगर कंठस्थ कर लेंगे तो ये सूत्र में ही सारे उच्चारण स्थान आपको मिल जाएंगे। मैं इसका ट्रिक आपको बताती हूँ कैसे इसको इसमें आप ढूंढोगे। देखिए, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, सबसे पहला क्या है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो देखिए आया इसमें, तो हमने क्या किया, आया। कु कु मतलब क्या हो गया, पूरा का पूरा का वर्ग, कु। अब देखिए यहाँ पर कु चू टू तू पू, इसको भी ध्यान में रखिएगा, आगे मैं इसके बारे में चर्चा करूंगी। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा अ हो गया, फिर इसमें का वर्ग। अब का वर्ग क्या होता है, इसमें समस्त वर्ण आते हैं का वर्ग के, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है ना ये का वर्ग। क ख ग घ अंगा, 5, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो ये का वर्ग में पूरे के पूरे 5 वर्ण, क ख ग घ अंगा। इसके बाद देखिए ह भी है ना इसमें सूत्र में, देखिए ह, और विसर्जनीय से विसर्जनीय नाम, तो विसर्ग आ गया। विसर्ग ये कहाँ से उच्चारित होता है, कंठ से उच्चारित होता है। ठीक, मिल गया ना, सूत्र में आपको सब कुछ मिल गया। आपको कंठस्थ याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल सूत्र लर्न कर लीजिए। एग्जाम में आप बैठोगे तब वो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर, ये तो पहला नंबर था ना, अब सेकंड नंबर देखो। सेकंड नंबर में है इचु यशा नाम तालु, ई है ना, चू है, तो चू में मतलब चा वर्ग आ गया, चा छ जा झइया। और य तालब विशा शा, कहाँ से इसका उच्चारण होता है, ये होता है तालु से। देखिए, इसको तालब विशा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, तालु है, तो इसलिए ये तालब विशा। एक और चीज मिल गई ना आपको, नई चीज। तालब विशा क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। दो हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर, ऋतु रसाणाम मूर्धा, री टा वर्ग, टा वर्ग के सभी वर्ण, ठीक, ऋतु र और मूर्धन्य श, इसका कहाँ से उच्चारण स्थान होता है, मूर्धा से होता है। ये यहाँ पर देखिए मूर्धन्य श है ना, इसको मूर्धन्य श बोलते हैं, जिसको आप लोग पहले जो भी बोलते हो खटकोड़वा वाला सा, इसको क्या कहते हैं, इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है मूर्धन्य सा, क्योंकि ये मूर्धा से उच्चरित होता है, इसके लिए इसको हम मूर्धन्य श बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हाँ, ये सारे जो है वो मूर्धन्य हो जाएंगे। इसके बाद चौथा नंबर देखिए, इसमें आएगा ली तू लसा नाम दंता। यहाँ पर देखो सूत्र में ली है, तो ली प्लस तावर्ग, तू है ना, तो मतलब तू मतलब तावर्ग। इसके बाद ला और सा, ऋतु लसानाम दंता,
इसको हम दंत सा बोलते हैं क्योंकि इसका उच्चारण स्थान दंत से होता है। तालव्य, मूर्धन्य और दंत तीनों सा के बारे में मैंने आपको बता दिया। त वर्ग के सभी वर्ण आते हैं, ठीक, दंत हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या, उपद, उपपद मानिया नाम ओष्ठव, उ और पावर्ग, पावर्ग के सभी वर्ण आते हैं इसमें, उ और पावर्ग और उपदमानी, उपदमानी में क्या आएगा, ऐसा पा और ऐसा फा, ये उपदमानी में आएगा, ठीक। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। उपदमानीय नाम ओष्ठव, देखिए सूत्र में लिखा हुआ है ना, ओष्ठव, ओष्ठ होता है। इसके बाद इमंगर्णा नाम नासिका, इया मा अंगा आड़ा ना, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, इया मा अंगाड़ा नाम है 5 है ना, इसका उच्चारण स्थान है नासिका, ठीक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है एदैतो कंठ तालु, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है, ठीक। इसके बाद देखिए ओदौतो कंठ ओष्ठम, ओ औ, इसका कहाँ से होता है, कंठ और ओष्ठ, ठीक, कंठ और ओष्ठ। इसके बाद क्या बचा, जीवा मूली और नासिकानुस्वारस्य, तो जीवा मूली में क्या आ जाएगा, उपदमानी में आ गया, जीवा मूली में का और ख, ऐसा करके, ठीक है। ये जीवा मूली, जीवा इसका उच्चारण स्थान होता है, जीवा मूली है। इसके बाद देखिए नासिकानुस्वारस्य है, तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, नासिका से होता है, किसका, अनुस्वार, ऐसा, ये जो अनुस्वार होता है, ठीक। तो ये कुल 11 हो गए उच्चारण स्थान। आगे हम देखेंगे तालु अधिष्ठान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिस वर्ण के समान हो वे वर्ण परस्पर सवर्ण कहलाते हैं। री और री है यहाँ, ध्यान रखिएगा, ये री है, री, इन दोनों वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है वार्तिक से, निम्नलिखित विवरण के अनुसार वर्णों का स्थान है। अब देखिए खा नंबर, का हो गया ना, खा है यत्नो द्विधा, यत्न कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य, आभ्यंतरो बाह्यस्य, आद्य पंचदा स्पृष्टे स्पृष्टे द्विवृत्त विवृत संवित भेदात् तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम् ईषद स्पृष्टम् अन्तः स्थानाम् ईषद विविधम् ऊष्माणां विवृतं स्वराणां ह्रस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रिया दशायां तो विवृतमेव। यत्न 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पहला है आभ्यंतर, दूसरा है बाह्य। आभ्यंतर मतलब अंदर का और बाह्य मतलब बाहर का। जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है, इसको यहाँ पर मैं शुद्ध लिख देती हूँ, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर स्पेलिंग में मिस्टेक है तो यहाँ पर लिख देती हूँ स्पृष्ट। पहला क्या होता है, आभ्यंतर प्रयत्न की बात कर रही हूँ। आभ्यंतर प्रयत्न के 5 प्रकार होते हैं। पहला है स्पृष्ट, सेकंड नंबर है ईषद स्पृष्ट, ईषद, 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 ठीक है, आधा त है ये, ईषद स्पृष्ट, ठीक। इसके बाद थर्ड नंबर पे आएगा, ये पहला नंबर, ये दूसरा है, तीसरा नंबर होगा ईषद विवृत, ईषद, ईषद द आएगा इसमें, विवृत। फिर फोर्थ नंबर पे विवृत, 5 नंबर पे आएगा संवृत, ठीक। ये रहा इसका सही रूप। तो अब देखिए ईषद स्पृष्ट में क्या आता है,
सॉरी स्पृष्ट में क्या था, स्पृष्ट जो होता है वो होता है स्पर्श वर्ण। का से मा तक, का से मा तक जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, कितने होते हैं, 25, ये आता है स्पृष्ट के अंतर्गत, राइट। अब सेकंड नंबर है ईषद स्पृष्ट। इसमें क्या आता है, ईषद स्पृष्ट में अंतस्थ व्यंजन आता है। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, य र ला वा, ठीक, ल है ये, य र ला वा, य र ला वा, ये होते हैं अंतस्थ होते हैं। और ईषद विवृत में आता है ऊष्म वर्ण। कौन कौन से हैं, श, ख, तालव्य श है यहाँ, स, ह, ठीक, ये 4 आ गए। अब इसके बाद विवृत में देखिए, विवृत में क्या आता है, आ से औ तक जितने भी स्वर हैं 9, ठीक, ये समस्त आते हैं विवृत में। और संवृत में क्या आता है, संवृत में आता है ह्रस्व आ प्रयोग की अवस्था। अब एक एक एक्सप्लेन करती हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा। स्पृष्ट जो होता है, इन वर्डों का उच्चारण जीभ तालु आदि स्थानों की को स्पर्श करती है, क्योंकि इसमें स्पर्श व्यंजन होता है, मतलब का से मा तक के जितने भी वर्ण होते हैं इनका जो उच्चारण स्थान होता है, जहाँ जहाँ स्पर्श करते हैं उसमें ज़्यादातर जीभ तालु आदि स्थानों को स्पर्श करती है। और ओष्ठ जो होते हैं पाफबा भमा, तो ये ओष्ठ को स्पर्श किया ना, तो ये ओष्ठ को स्पर्श करते हैं। इसके बाद स्पृष्ट ईषद स्पृष्ट देखेंगे तो इसमें क्या है, जीभ तालु आदि स्थानों का बहुत धीरे से छूती है। जैसे देखिए य र ल व, तो ये क्या किया, इसने बहुत धीरे से छुआ। इसके बाद ईषद विवृत, ईषद विवृत में क्या होता है, वर्णों का उच्चारण में जीभ और तालु आदि स्थानों के बीच में संकरा सा मार्ग खुला रहता है। तो श, ख, श, स, ह, तो ये कैसा खुला हुआ मार्ग है। इसके बाद देखिए विवृत, विवृत का अर्थ है जीभ और तालु आदि के बीच का मार्ग खुला रहता है। विवृत में क्या आता है, पूरा का पूरा स्वर आता है, आ, ई, उ, डी, ली, ठीक। इसके बाद देखिए विवृत आया ना, विवृत में क्या होता है, वायु रुकती नहीं है, लगातार चलती रहती है। संवृत में क्या होता है, वायु का मार्ग बंद रहता है, इसमें ह्रस्व आ का प्रयोग होता है, ठीक, ह्रस्व आ की अवस्था होती है संवृत में। संवृत की बात की मैंने, इसमें क्या होता है कि ह्रस्व आ का प्रयोग की अवस्था में संवृत प्रयत्न होता है और रूप निर्माण की अवस्था में विवृत प्रयत्न का प्रयोग होता है। अब आइए गा पे, बाह्य प्रयत्न स्वेकादशधा, एकादशधा, विवारः संवारः, श्वासो नादो घोषो अघोषो, अल्प, यहाँ पर श है ना, इसमें ये चिन्ह लगा लीजिएगा, कहाँ है, ये रहा, यहाँ पर लगेगा, ठीक है। ये अल्प प्राण है, महाप्राण उदात्तो अनुदात्तो स्वरितश्चे, खरो विवार श्वासा घोषोश्च, हर्षा संवारा नादा घोषश्च, ठीक है। मतलब खर प्रत्याहार की बात की, यहाँ पे हर्ष की। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यण अल्पा यणश्चाल्प प्राणाः, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ शलश्च महाप्राणा, कायव्योमावसाना स्पर्शाः, यडोऽन्तस्थाः शल ऊष्माणाः, अचस्वराः, कख इति कखाभ्यां प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वामूलीयः, पफ इति पफाभ्यां प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपधमानीयः, अन अहः इत्यश्च परानुस्वार विसर्गो। अब देखिए बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, कुल 11 होते हैं, जिसमें विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अर्ध प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ठीक है, जुड़े हुए हैं। अब इसमें क्या होता है, ये जो विवार, श्वास और अघोष है, इसके अंतर्गत पहला वर्ण
और दूसरा वर्ण मतलब वर्गों का, ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। खरो विवारः श्वासा घोषो, मतलब विवार श्वास और अघोष प्रयत्न के अंतर्गत खर प्रत्याहार आते हैं। अब खर प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? वर्ग का प्रथम और द्वितीय अक्षर मतलब 12, ठीक। और क्या आता है? श ख श, तीनों श, तालव्य, दंत और मूर्धन्य, ठीक। ये तीनों श आ गए। किस में आए? ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत, और ये विवार श्वास अघोष प्रयत्न के अंतर्गत हैं। अब इसके बाद देखिए संवार, नाद और घोष, इसके अंतर्गत जो होते हैं वो वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम मतलब 345, और प्लस हा, या, व, र और ला, ये किस में है? ये हैं हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत और संवार, नाद, घोष प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिए वर्गों का प्रथम, तृतीय और पंचम मतलब 135 जो है, 135 और यव, यर, लव, ये अल्प प्राण प्रयत्न के अंतर्गत आता है। और वर्गों का द्वितीय, चतुर्थ मतलब 24 और तीनों स और हा, ये महाप्राण के प्रयत्न के अंतर्गत आता है। तो समझ में आया ना। और देखिए एक और जो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित है, बोला था ना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आता है, और समस्त जितने भी स्वर हैं ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के अंतर्गत आते हैं। वहां पर बताया गया था ना कि स्वरित, ये स्वर के 3 भेद हैं, ठीक है। तो ये रहे 11 के 11 बाह्य प्रयत्न। इसकी चर्चा हमने कर ली। अब हम देखेंगे अणुदित् सवर्णस्य च प्रत्यय। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः अविधीयमानो अणुदिच् सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। अत्र वाणपरेण रकारेण कुचु तु एते उदितः। अब देखिए यहाँ पर कुचु, टू, तु, पु, ये सारे जो वर्ण हैं इनका कहाँ से, हाँ और एक और चीज ऊपर देख लीजिएगा, यहाँ पर है ना कादियो, यहाँ पर भूल गई है, कादियो मावशाना स्पर्शा, तो ये इसका मतलब क्या हुआ? और ये जो जितने भी प्रयत्न हैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। विवार क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण में स्वर तंत्री का मुंह खुला होता है वो उसको विवार कहते हैं। संवार क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण में स्वर तंत्री का मुंह खुला, विवार हुआ, बंद हुआ, संवार हुआ। श्वास में क्या होता है? इसमें उच्चारण में अंदर की वायु स्वर तंत्री के झंकार या रगड़ किए बिना ही बाहर आती है। और नाद में, नाद वर्णों के उच्चारण में अंदर की वायु स्वर तंत्री के झंकार करती हुई, रगड़ती हुई बाहर आती है, अतः उनमें उच्चारण में झंकार या अनुरणन रहता है। घोष में क्या होता है? ध्वनि या गूंज रहती है घोष में, ठीक है। और अघोष में क्या होता है? इसी का उल्टा कर दीजिए, ध्वनि और गूंज नहीं रहती है। अल्प प्राण में उच्चारण में अंदर की थोड़ी वायु उपयोग होती है, महाप्राण में अंदर की अधिक वायु उपयोग होती है। साधारणतया वर्णों का प्रथम और तृतीय वर्णों में हा ध्वनि और मिला देने पे महाप्राण बन जाता है। जीवामूली में जीव की जड़ से उच्चारण होता है। उपधमानी में क्या होता है? ओष्ठ से कुछ ध्वनि अधिक श्वास के बल के साथ बोली जाती है। ये इसका उच्चारण कैसे कर सकते हैं? आधा प, आधा फ, ठीक, ऐसा उच्चारण इसका होता है। किसका? उपधमानी का। अब इसमें कादियो मावसाना स्पर्शा में देख लीजिए, इसमें क्या होता है? इसमें का से लेके माँ तक के सभी स्पर्श वर्ण आते हैं। इसके बाद यणो अंतस्थ बता ही दिया, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। शल में ऊष्म आता है और अच में समस्त स्वर बन आते हैं, ठीक। इसके बाद आगे देखेंगे अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय। इसमें क्या होता है कि प्रत्यय भिन्न अण प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं, आयु, रील, री,
ए ओ ऐ औ हय व र ल और उदित, इनमें से ऊ हटा देने। जैसे कू चू टू तू पू है, ये क्या है? ये स्पर्श वर्ण का प्रथम वर्ण है। स्पर्श वर्ण जहाँ से स्टार्ट होता है ना, उसका जो प्रथम वर्ण होता है, इसीलिए इसको उदित कहते हैं। उदित वर्ण है। कू चू टू तू पू 5 है, तो इसका जो है ऊ हटा देंगे। तो ये कैसा? ये आड़ा है, आड़ा हलंत है। ये सब ये बड़ाव की मात्रा नहीं है, इसको हलंत कर देना। प्रत्याहार बाद में अणा के अर्थात लण सूत्र से अणा से लिया जाता है। कुचु टुतु पू में ये उदित हैं और इनमें से ऊ हटा दिया जाता है, तो ये कु का का वर्ग बन जाएगा। इसमें 5 वर्ण आएंगे, का ख ग घ अंगा। इसी तरह च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इस प्रकार आ या आकार 18 भेद बता दिया है। आकार का 18 भेद, ई या इकार, उ या उकार के भी 18 भेद, क्योंकि ये ह्रस्वर हैं, इसके लिए इसका 18 भेद होगा। इसके बाद री के 30 भेद देखिए किस प्रकार हुए। तो री जो है इसके कुल 18 भेद, और जो री है, इस री तो ह्रस्व होता है, इसका दीर्घ नहीं होता है, इसलिए इसका 12 भेद हो गया। तो जब ये दोनों मिले तो इसका क्या हो गया? 12 और 18 30 हो गया। इसी प्रकार जिस तरह री और री मिला है, इसी तरह री और री भी मिलेंगे, तो इस तरह इनका भी 30 भेद हो जाएगा। ठीक। और ये जो दीर्घ है ए ऐ ओ औ, इसको तो बता ही दिया है कि 12 भेद होते हैं। एच प्रत्याहार स्वर नहीं है, इनमें ह्रस्वर वाले 6 भेद नहीं होते हैं। ठीक। वही जो ऊपर बताया है वही है ये भी। या व ल 2 प्रकार के हैं, नासिक और अनुनासिक। य का या होगा, वा का वां, ला का ला। अनुनासिक या व ल कहने पर वे अनुनासिक और अनुनासिक दोनों भेदों का बोध कराएंगे। इसके बाद आगे देखेंगे परासन्निकर्ष संहिता। इसमें वर्णों या पदों की अत्यंत समीपता को संहिता कहते हैं। यह अतः संहिता कहने पर सभी संधि कार्य आदि होते हैं। आगे इसको अच्छे से पढ़ाऊंगी। हलोनंतर संयोगा, बीच में कोई स्वर न होने पर हल वर्णों की संयुक्त कर दिया जाता है, इसे संयोग कहते हैं। ठीक। जब कोई वर्ण नहीं होता है, स्वर नहीं होता है, तो हल वर्णों को संयुक्त कर दिया जाता है। जैसे देखिए वहां पर बताया था ना, सृष्टि। ठीक। इसमें जो श है ये, इसमें व्यंजन नहीं है, सॉरी स्वर नहीं है, इसलिए इसको मिला दिया गया, संयुक्त कर दिया गया। इसी तरह इसके बाद देखिए 14 नंबर का सुबंत तिगंत पद क्या होते हैं? सुबंत और तिगंत को पद कहते हैं। शब्दों के अंत में लगने वाले सा औ अह आदि प्रत्ययों को कहा जाता है। जैसे कि शब्द रूप होता है ना, इसमें देखिए रामा रामो रामा। ठीक है। तो इसमें जो लगता है लास्ट में वही सुबंत होता है। और इसी प्रकार धातु के अंत में लगने वाला ति और तह अंति होता है, तो इसको तिंग प्रत्यय कहते हैं। इससे बनने वाले भवति भवतः आदि धातु रूप तिगंत होते हैं। ये मतलब शब्द रूप सुबंत और धातु रूप तिगंत होते हैं। ठीक। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। वैदिक गुरु चैनल पर आप बने रहिएगा, आपको सभी कंटेंट दिए जाएंगे सही तरह से और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जाएगा। तो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही क्लास इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। सभी टीचिंग एग्ज़ाम, यूपी टेट हो, बिहार का सुपर टेट हो, ठीक है, किसी भी स्टेट का टेट हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, 1 डे एग्ज़ाम जो टीचिंग से रिलेटेड है, उसमें संस्कृत विषय आता है, तो उसके लिए सारी चीज़ों के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यूपी टेट के लिए भी, ठीक है, सुपर टेट आएगा अभी, उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है, और बाकी का नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।